नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मेरा मध्य प्रदेश में दमोह के दंगल की सबसे पहले बात करेंगे। तो दमोह की जनता के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के लिए शाम को 7 बजे तक का उनके पास अवसर है और 7 बजे अंतिम वक्त तक लगातार लोगों ने वोट किया है। कोरोना संक्रमण का खतरा, पूरे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या, गर्मी का दौर और इसके साथ साथ नवरात्रि, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद पूरी जिम्मेदारी दिखाई दमोह के निवासियों ने और दमोह की जनता ने आज वोट किया है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। 359 मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वोट कराया गया। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर तरुण राठी ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। कलेक्टर ने शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने दमोह उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया। दमोह उपचुनाव में कुल 22 प्रत्याशी वैसे चुनाव मैदान में, लेकिन सीधा मुकाबला है बीजेपी के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच में। सुरक्षा के सारे उपाय निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए हैं। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हमारा मतदान हुआ है। मांगई वार्ड नंबर 4 का मतदान केंद्र यहाँ पर था सेंट नॉर्बर्ट में, तो वहाँ मैंने सुबह 7 बजे मतदान किया। मैं मान के चली कि अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हजारों मतों से जीतेंगे और इसका सबूत है कि कल मंत्री जी गाड़ी में पैसे पकड़ाते हैं, गाड़ी को पुलिस बाहर ले जाके गड़ा गोटा में छोड़ देती है और वहाँ कांग्रेस जन धरना देते हैं, हंगामा करते हैं, उनके खिलाफ केस बन जाते हैं। ये हताशा की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। दमोह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और दमोह की जनता ने ये मन बनाया है कि जिसकी प्रदेश में सरकार है उसी का विधायक होगा तो विकास ठीक ढंग से होगा। तो दोनों पक्षों के अलग अलग तर्क हैं। एक तरफ विकास और जिसकी सरकार है उसको वोट देने की मंशा भारतीय जनता पार्टी ने प्रकट की और यही उनकी जीत का आधार बनेगा, दावा है। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती कि जनता ने मन बना लिया था और सत्य का साथ देने की जो अपील की गई थी उस आधार पर वोट किया है। विजेंद्र पांडे दमोह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, पूरे दिन का मतदान पैटर्न आपने देखा है, हालांकि अब तक एक ओवरऑल परसेंटेज तो नहीं आ पाया, लेकिन जिस तरह का अनुमान लग रहा है, कैसा रहा वोटिंग का प्रतिशत और कैसा रहा वोटिंग का पैटर्न? बेशक पुनीत, जहाँ तक मतदान की बात की जाए तो दमोह में पूरा जो मतदान हुआ है वो शांतिपूर्ण मतदान हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना कहीं नहीं हुई और साथ ही साथ ईवीएम खराब होने जैसी घटना जो अक्सर विधानसभा चुनावों के दौरान नज़र आती है, वैसी घटना नहीं हुई। चूँकि इकलौता एक बाई इलेक्शन था, इसको लेकर पुख्ता तैयारियाँ निर्वाचन आयोग की ओर से की गई थी। अब जहाँ तक आपने वोटिंग पैटर्न की बात की तो लगभग वही स्थिति थी। चूँकि कोरोना आपदा के बीच में ये उपचुनाव कराने का फैसला निर्वाचन आयोग ने लिया था, तमाम सवाल भी इस पर उठे रहे थे, लेकिन आखिरकार शांतिपूर्ण ढंग से ये उपचुनाव के लिए वोटिंग करवा ली गई और इसके लिए 12 घंटों का वक्त आयोग ने दिया था। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और 7 बजने लगभग बज ही रहा है और वोटिंग लगभग खत्म हो गई है। चूँकि जिस बूथ में भी मैं मौजूद हूँ यहाँ अब कोई भी वोटर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा कतार लगाने जैसी स्थिति नहीं है। तो 12 घंटों का जो अब मैंने जिक्र किया, शुरुआत से अगर हम देखते हैं तो सुबह 7 बजे से 9 बजे 11 बजे तक अच्छी खासी वोटिंग हुई और दोपहर की जो स्थिति होती है, भले वो नवरात्रि का एक कारण हो या दमोह बुंदेलखंड का एक ऐसा जिला है जहां तापमान भी ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से भी और कोरोना का जिस तरह से कहर है तो दिन में कुछ वोटिंग हम कम मान सकते हैं। लेकिन 5 बजे तक का जो लेटेस्ट फिगर निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक किया गया है उसमें 56% वोटिंग दर्ज कर ली गई है और ये बताता है कि
5 बजे तक ही 56% वोटिंग है और 2 घंटे का और जो वोटिंग हुआ है वो भी दर्ज होगा। और अगर इसमें 14-15% का इजाफा होता है तो ये लगभग 70% के पार वोटिंग का आंकड़ा पहुंच जाएगा। ये अपने आप में पुनीत बेहद बड़ी बात है, क्योंकि तमाम प्रतिकूल हालातों के बीच में, कोरोना आपदा के बीच में इस बाई इलेक्शन को करवाया गया और इस दौरान भी अगर 71%, 70% या 70% के आसपास भी ये वोटिंग का परसेंटेज रहता है तो इसे एक बड़ी सफलता न सिर्फ निर्वाचन आयोग की माना जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि इतना वोटिंग परसेंट प्रतिकूल हालातों में कैसे निकला। हो सकता है इसके लिए जन जागरूकता हुई या लोगों ने अपनी वोट की अहमियत को समझा, अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को समझा, लेकिन क्या इसके पीछे कोई आक्रोश है, कोई एंटी इनकम्बेंसी है या कोई प्रो इनकम्बेंसी है? सरकार के साथ जाना चाहती है दमोह की जनता या खिलाफ जाना चाहती है, जैसे कांग्रेस ने लगातार टिकाऊ बिकाऊ का यहाँ पर नारा दिया था। अब आंकड़ों को भी अगर हम समझते हैं और वोटिंग पैटर्न को समझते हैं, खासतौर पर वोटिंग परसेंटेज का जिक्र आप जब कर रहे हैं पुनीत, तो 2013 में कांग्रेस ने तकरीबन 3 दशक का भारतीय जनता पार्टी का जो किला था दमोह में, उस पर बात हुई थी। 2013 की अगर बात की जाए तो 71% के आसपास वोटिंग पैटर्न था। तब 2013 में जयंत मलैया ही यहाँ से बीजेपी की टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन 2018 का मैं जिक्र कर रहा था। 2018 में राहुल सिंह लोधी मामूली अंतर से तकरीबन 798 एग्जैक्ट 800 वोटों से कांग्रेस के विधायक यहाँ पर चुने गए और 2018 में कांग्रेस कामयाब हुई दमोह में 3 दशक पुराना बीजेपी का किला ध्वस्त करने के लिए, यहाँ सेंध लगाने के लिए। और तब पहले 2013 में 71% वोटिंग थी और 2018 में 74% वोटिंग थी और ये बढ़ा हुआ परसेंटेज जो था वो सत्ता पक्ष के खिलाफ गया था। अभी की स्थिति अगर हम देखते हैं, अगर 70% के ऊपर जाता है तो इसको लेकर तमाम मायने लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जो बात कांग्रेस की ओर से की जा रही थी, आज हमने देखा मतदाताओं में ये बात थी कि ये उपचुनाव एक तरह से लादा गया है, इसका क्या अंजाम हो सकता है। ये तमाम बातें अब इस पर बहस का एक बड़ा विषय हो सकती है कि किसके पक्ष में गया। एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि अजय टंडन जबलपुर माफ़ कीजिएगा दमोह शहर से ही आते हैं और यहाँ जिलाध्यक्ष भी रहे, तो एक बात ज़रूर कांग्रेस के लिए चिंता का एक सबब हो सकती है कि शहर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ग्रामीण के मुकाबले कुछ पोलिंग परसेंटेज कम है, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बढ़ा हुआ है, जबकि शहर जो है वो एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था। तो अब अंजाम क्या होगा? हालांकि जो ऑफिशियल फिगर है वो 7 बजे तक कितनी वोटिंग हुई उस पर चर्चा करने ज़रूरी होगी, लेकिन अब तक के पैटर्न को देखकर समझा जा सकता है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ मतदान किया। पुनीत, चलिए, तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी है और जैसा फाइनल फिगर जब तक नहीं आता वोटिंग का तब तक इस बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब की बार हालात पिछले तमाम बारों से जिनका आपने जिक्र किया विजेंद्र, उनसे हालात अलग हैं, क्योंकि अब की बार प्रत्याशी ने पाला बदला और ये लोगों के गुस्से में कहीं ना कहीं दिन में झलकाता। तो क्या ये मूल रहा है उनकी वोटिंग करने का उद्देश्य, या फिर इस काल में इन परिस्थितियों में विकास ही वाकई वो मुद्दा रहा है जो लॉजिक दिया गया? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात पर अब माननीय भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के विधायकों ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर 10 से 15 लाख रुपए तक मदद करना शुरू किया है। मंदसौर के बीजेपी के सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सीएम शिवराज सिंह को सुझाव दिया कि विधायकों को स्वेच्छानुदान से 1 करोड़ रुपए तक की राशि खर्च करने की अनुमति दे दें ताकि जरूरतमंद कोरोना मरीजों की मदद हो पाए। विधायक स्वेच्छानुदान से 15 लाख तक की राशि दे सकते हैं, जबकि विधायक निधि से 1 करोड़ 85 लाख रुपए होती है। सिसोदिया ने ट्वीट कर यह कहा कि अगर विधायक स्वेच्छानुदान से हर रोज 50,000 रुपए खर्च करते हैं तो अगले 6 महीने तक विधायक अपनी निधि से सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां बचा सकते हैं। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के सुझाव से कांग्रेस विधायक भी सहमत नजर आए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट करके आग्रह किया है कि कोरोना के इस कालखंड में हम गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं और यदि 1 करोड़ रुपए की राशि हमको बढ़ा दी जाए, जो हमारी विधायक निधि आती है, उस विधायक निधि में 1 करोड़ 85 लाख रुपए में से 1 करोड़ रुपए की राशि हमको इस बात को लेकर के आवंटित कर दी जाए कि जो स्वेच्छानुदान हम 15 लाख रुपए का देते हैं वो हम 1 करोड़ रुपए का देवें और उन मरीजों को देवें जो गरीब है, भर्ती है और सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो विधायक अपनी निधि से पैसा दे रहे हैं वो तो शासन का पैसा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है।
और इस पर वाहवाही लूट रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इस समय राजनीति न करें, जिंदा रहे तो राजनीति कर लेंगे। मानव सेवा के लिए काम करते रहें, राजनीति के लिए काम न करें। हमारी सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं। अगर विधायक निधि का भी पैसा दे रहे हैं तो क्या है वो पैसा? शासन का पैसा है। और शासन ने पहले ही दौर में मंजूरी दी है, कहा है कि जो जहां पैसा लगाना चाहता है, पैसे की कोई कमी है ही नहीं। ये सिर्फ मेरा कहना है सेवा करो, इसमें वाई लूटने का वक्त नहीं है। इंदौर में लगे कोरोना कर्फ्यू को 5 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के सभी सदस्यों ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर सहमति दी है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोरोना पॉजिटिव रेट स्थिर है, जो अच्छी बात है। इस रफ्तार को स्थिर बनाए रखना और दूसरी व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए अभी भी कोरोना कर्फ्यू की जरूरत है, लिहाजा कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। जिला कलेक्टर ने लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील की है। जबलपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से लगाया गया लॉकडाउन 22 अप्रैल तक के लिए जारी, लेकिन यहां कोरोना मरीजों की संख्या घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही। जबलपुर में कोरोना एक्टिव केस 5000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ लोग बेवजह सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आते। पुलिस प्रशासन ने सख्ती का ऐलान किया, काम लेना शुरू किया सख्ती से। बेवजह सड़कों पर निकलते लोगों की जमकर क्लास लगाई। ओमती थाने में पुलिस ने बेवजह लॉकडाउन में घूम रहे लोगों पर जमकर डंडे भी बरसाए। पुलिस ने कई लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई तो कईयों को डंडों से सबक सिखाया। ग्वालियर में 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाए बावजूद इसके लोग सड़कों पर ही दिखते हैं। आज सुबह भी दूध, फल, सब्जी समेत जरूरत का सामान लेने के लिए लोग बाजार पर सड़कों पर दिखाई पड़े। दोपहर में जैसे सख्ती बढ़ी, फिर सन्नाटा पसरा। पुलिस जगह जगह चेकिंग करती नजर आई। कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर अधिकारी कहते हैं कि इसका फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में होगा। मध्य प्रदेश में इस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत दूर करने की कोशिश की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ व्यवस्था पर सवाल भी उठते हैं। इंदौर में वर्तमान में जैसे जैसे इंजेक्शन उपलब्ध हो रहे हैं, वैसे वैसे मरीजों को लगाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा दिए गए इंजेक्शन में आधा हिस्सा सरकारी अस्पतालों को दिया जा रहा है, जबकि बचा हिस्सा सरकार से अनुबंधित अन्य निजी अस्पतालों को दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी निजी अस्पतालों में किल्लत बरकरार है। कई निजी अस्पताल इंजेक्शन नहीं मिलने का हवाला देकर एक इंजेक्शन के 5000 रुपए तक वसूल रहे हैं। दलाल भी सक्रिय हैं, मनमानी कीमत पर इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन प्रभारी का कहना है कि अस्पताल में आईसीयू और एचडीयू में भर्ती सभी मरीजों के लिए इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। देखिए, रेमडेसिविर जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है और उसके विस्तृत निर्देश भी जारी हुए हैं। इसके साथ साथ रेमडेसिविर का यूज़ कैसे होना है, इसको अस्पताल में ही दिया जाना है क्योंकि रिसर्च ड्रग है, उस बारे में भी गवर्नमेंट के सर्कुलर निकल चुके हैं। तीसरी बात आती है कि प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कैसे वितरण होगा और उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। उसमें एक बड़ा ट्रांसपेरेंट और अच्छा सिस्टम हमारे यहाँ कलेक्टर साहब ने डिज़ाइन करा हुआ है। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अमीदिया के स्टोर रूम से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 17 बॉक्स चोरी चले गए। जानकारी के मुताबिक कल ही इंजेक्शन जिला प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को सौंपे थे। आज मरीजों को लगाए जाने थे। चोरी के बारे में जानकारी मिलते ही पूरे परिसर में हड़कंप मचा। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत, डीआईजी इरशाद वली मौके पर पहुंचे। इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण कोई जानकारी नहीं मिली। इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कालाबाजारी की आशंका जताई है। वहीं इंदौर में बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। जहां जरूरत पड़ रही उसे उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही। इंदौर में पहली बार पांढुर्ना से इंदौर तक ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा है। 700 किलोमीटर का सफर तय कर 2 टैंकर पर 50 टन की ऑक्सीजन भिलाई से मिल पाई है। लगातार इंदौर शहर में बढ़ते गंभीर मरीजों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। मौजूदा दौर में 100 टन की ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसमें से 90 टन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। शहर में 50 टन भिलाई प्लांट से ऑक्सीजन मिली। इसके साथ जामनगर से 60 टन ऑक्सीजन प्राप्त हो चुकी है। आइनॉक्स कंपनी से 48 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था शुरू हो रही है।
10 से 12 टन ऑक्सीजन स्थानीय स्तर पर जुटाने की कवायद है। पीथमपुर में ऑक्सीजन फैक्ट्री इनर्ट में 10 से ज्यादा जिलों का दबाव है और ऐसे में इंदौर में रोज 30 से 40 टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। जुलाई से लगभग रोज टैंकर्स आ रहे हैं। अब कल एक टैंकर था परसों रात को जो निकला था, तो कई बार ऐसा होता है कि टैंकर कहीं बहुत स्लो स्पीड में आते हैं क्योंकि उनकी चलने की गति स्लो रहती है और ड्राइवर कई बार बहुत धीरे धीरे चलाते हैं। शहर में ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम बैलेंस लेवल पे चल रही है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई भी सिलेंडर लेट आए। तो जैसे परसों रात को जैसे कलेक्टर साहब ने एक मुझे निर्देश दिया था कि इसको जल्दी से लाना है, तो एक एस्कॉर्ट गाड़ी भेजी गई थी। उस एस्कॉर्ट गाड़ी में हमारे एक तहसीलदार साहब थे, एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, पूरी फोर्स थी। वो वहाँ जाके महाराष्ट्र बॉर्डर पे उसको कैच किया था और उसको फिर तत्काल पायलट करते हुए नॉन स्टॉप यहाँ लाए थे, सो दैट कि ऑक्सीजन सप्लाई हम रेगुलर रख सकें। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वैक्सीनेशन घटता जा रहा है। लोग डर के वजह से घरों से निकल ही नहीं रहे। ऐसे में हर दिन टीकाकरण के 50,000 के लक्ष्य को पार कर पाना एक बड़ा चैलेंज है। आंकड़ों को देखें तो 11 अप्रैल को 31,317 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन ये आंकड़ा 12,444 तक आ टिका है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते। टीकाकरण अभियान फेल होता जा रहा है। सांसद शंकर लालवानी मानते हैं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लोग अब घरों में रह रहे हैं और बाहर निकलने से डर रहे हैं। टीकाकरण अधिकारी कहते हैं शनिवार के साथ रविवार को भी टीकाकरण अभियान को तेज किया जा रहा है। में बहुत सारे लोगों का मूवमेंट को देखते हुए कल काफ़ी सारे सेंटर पे वैक्सीनेशन प्लान किया है। जितने भी आउटरीच सेशंस हैं जहाँ पे भी लगाए जा रहे थे वो सब एक्टिवेट रहेंगे। प्राइवेट फैसिलिटीज़ एक्टिवेटेड रहेंगी। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट की फिक्स साइट्स हैं वो भी सब एक्टिवेटिंग, तो सारी फैसिलिटीज़ एक्टिवेटेड की फुल उसमें वैक्सीनेशन कल किया जाएगा। वैक्सीनेशन में लोगों की रुचि मुझे लगता है अब बढ़ेगी। जिस प्रकार के हालात बने हैं, अब लोग बोल रहे हैं कि कहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है, पर चूंकि अभी बाहर इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि देख रहे हैं कोरोना किस प्रकार से फैल रहा है, तो उनके कहना है थोड़ा कम हो जाए तो हम वैक्सीनेशन लगेंगे। ऐसे में जब मिलता हूँ लोगों से, बोले थोड़ा कम हो जाए तो हम निकल लगाने के लिए। भोपाल में कोरोना को लेकर स्थिति भयावह है। कोरोना संक्रमितों और संदिग्धों के अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 2 विश्राम घाट को अनुमति है। रोजाना 100 से अधिक अंतिम संस्कारों के होने की वजह से यहां पर लकड़ियां कम पड़ गई हैं और ऐसी स्थिति को देख अब नगर निगम द्वारा लकड़ियां विश्राम घाट में उपलब्ध कराई जा रही हैं। निगम प्रशासन ने अब तक अंतिम संस्कार के लिए 30 टन लकड़ियां उपलब्ध करवाई हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान में भी सुपुर्द खाक करने के लिए मिट्टी कम पड़ गई, लिहाजा मिट्टी के साथ आपूर्ति के लिए नगर निगम ने 2 जेसीबी मशीनें भी उपलब्ध कराई हैं। शमशान घाट में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम स्टार्ट हो गया है, उसका बिजली बिल भी हम लोग भरते हैं। जो लकड़ी मतलब कम पड़ रही थी, हमारी तरफ से जितना हमारा लकड़ी स्टोर में है लकड़ी दिया गया है और भी लकड़ी हम लोग देने के लिए काम कर रहे हैं। इसी प्रकार कब्रिस्तान में भी जहाँ मिट्टी की कमी थी, हम लोगों ने मतलब जेसीबी भी मिट्टी भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ शहर में मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर अब यह निर्णय हुआ कि कोरोना मृतकों की देह के अंतिम संस्कार के लिए 3500 रुपये शुल्क लेंगे। सामान्य मृतक देह के अंतिम संस्कार का गौकास्ट शुल्क 3100 रुपये निर्धारित हुआ। विद्युत शवदाह में दाह संस्कार का शुल्क 1700 रुपये और लकड़ी की कीमत 1000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। विश्राम घाट समिति के पदाधिकारी रमेश शाहवानी के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों में भदभदा विश्राम घाट प्रबंधन को लकड़ी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विश्राम घाट समिति के उपाध्यक्ष रमेश शाहवानी से IBS 24 संवाददाता विवेक पटैया ने खास बातचीत की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की भयावहता और कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों ने सभी को चौंका दिया है। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में कोरोना प्रोटोकॉल से होने वाली मौतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और लकड़ी तक कम पड़ गई है। अब भदभदा विश्राम घाट समिति ने पहले 3000 रुपए प्रति शव के अंतिम संस्कार के लिए जाते थे, लकड़ी के चलते अब 3500 रुपए इसका जो है मूल्य कर दिया। हमारे साथ भदभदा विश्राम घाट समिति के उपाध्यक्ष रमेश जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले 3000 आप लेते थे, अब आपने रेट बढ़ा दिया, क्या कारण है? कोविड बॉडी जो हमारे यहाँ आती है, क्या होता है, सामान्य बॉडी के लिए हमारे यहाँ स्टैंड बने हुए हैं, तो उसमें हमारी 2.5 से 3 कुंटल लकड़ी लगती है।
क्योंकि आजकल लकड़ी की समस्या बड़ी है, कभी हमें रायसेन से बुलवाना पड़ती है, प्राइवेट वेंडरों से व्यवस्था करवाई जा रही है, तो हमें 4,000 रुपए की लकड़ी लगभग उस दाह संस्कार में लग जाती है, जिसमें हमने 500 रुपए अपनी समिति की ओर से 3,500 रुपए दाह संस्कार के कल से, इसके पहले हम 3,000 ही ले रहे थे, 1,000 रुपए समिति अपनी तरफ से दे रही थी, लेकिन अब जो है 500 रुपए का फिर भी हमारे ऊपर बर्डन आ ही जाता है। अभी जिस तरह अंतिम संस्कार हो रहे हैं, जिस तेजी से, आपके पास विश्राम घाट में अस्थियां भी रखने को जगह कम पड़ रही है? जी, हमारे यहाँ अस्थियों से फुल हो चुकी हैं, 6 अलमारियां हैं, 6 अलमारियां फुल हो चुकी हैं। दूसरी, हमारे यहाँ जगह की कमी होने के कारण, क्योंकि एकदम से इतनी ज्यादा बॉडियां आने लगी, तो हम लोग उनके परिजनों से निवेदन करते हैं कि आप जो है अपनी अस्थि संचय सुबह आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक वो जगह खाली कर दें, क्योंकि जगह की भी हमारे पास बहुत कमी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर लगातार कंटिन्यू अंतिम संस्कार हो रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो रहे हैं, और यही कारण है कि समिति ने लकड़ी की कीमत में जिस तरह वृद्धि हुई है उसके कारण जो है अंतिम संस्कार करने जो लोग आ रहे हैं उनसे भी जो है राशि जो है बढ़ा दी है, और अब 3,000 की जगह पर 3,500 रुपए अंतिम संस्कार के लिए राशि ली जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।